हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन जो लेब असिस्टेंट बायोलॉजी एग्जाम के लिए जो वीडियो सेशंस कंडक्ट करते हैं उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। काफी टाइम से वीडियो आ नहीं पाया था बट अब कोशिश करेंगे कि हर अल्टरनेट एक दो दिन से आपके लिए लेब असिस्टेंट बायोलॉजी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो सेशन अपन कंडक्ट करते रहेंगे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो आप अपना जो जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल है वहां से जाके आप उनको देख सकते हो। ठीक है। उसमें जैसे आपके 6-7 वीडियो अपलोड कर दिए, 7 वीडियो हैं। ठीक है। पहला जिसमें आपके कोशिका के कार्य है, पादप और जंतु कोशिका में अंतर है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है। समष्टि पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी संरचना और आकार है, कोशिका सिद्धांत है, रक्त की संरचना है और उत्सर्जी उत्पाद है। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका अंतःस्रावी तंत्र दिया हुआ है उसके बारे में। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। जैसे आपके ह्यूमन फिजियो वाले पार्ट में जैसे आपकी सर्कुलेटरी है और फिर एक्सक्रेटरी है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट भी दिया हुआ है। सो उसको अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब अपने यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो जिन्होंने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको प्लेलिस्ट में देख लेना ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो एनिमल्स लाइक अपने कह सकते हैं कि चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल्स बॉडी हो, बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेटिस होता है, समस्थापन जिसको बोलते हैं, उसको नियंत्रित रखने के लिए, उसको निरंतर क्रम में बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र संयुक्त रूप से दोनों काम करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र क्या करता है, उससे जो उसका जो सीक्रेशन होता है, स्त्रावण होता है जिसको बोलते हैं हार्मोन, उन हार्मोन्स को वो अलग अलग जो शरीर की क्रियाएं हैं, चाहे वो शरीर की क्रियाएं जैसे परिसंचरण हो आपका, ठीक है, श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, ठीक है, इन सबको क्या करता है, संचालन करता है कौन, आपका अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन सीक्रेट करता है और वो हार्मोन्स आपके ब्लड के द्वारा अलग अलग अंगों तक पहुंच के उनको जो भी उनका फंक्शंस है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर जो हार्मोन्स हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होने वाले स्त्रावण को हार्मोन कहते हैं। ठीक है। हो सकता है कोई सिंपल क्वेश्चन में बन जाए तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन का भी ध्यान रखना है, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। दूसरी चीज, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन को सीधे रक्त के अंदर छोड़ देती है, इनके पास में कोई नलिका नहीं होती है, तो अंतःस्रावी तंत्र को नलिका विहीन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन को सीधे ही रक्त में छोड़ता है, अर्थात अंतःस्रावी तंत्र क्या है, नलिका विहीन होता है। तो ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, तो अंतःस्रावी तंत्र का आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर जो भी ग्रंथियां हैं वो नलिका विहीन है। ठीक है। नलिका विहीन होती है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हार्मोन्स का मतलब होता है किसी भी, जैसे कोई फंक्शन चल रहा है बॉडी में उसको उत्तेजित करना। ठीक है। तो हार्मोन एक तरह का क्या है, रासायनिक वाहक होते हैं। हार्मोन्स क्या है, रासायनिक वाहक है। ठीक है। सूक्ष्म मात्रा भी प्रभावी होती है। हार्मोन्स की ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती, उनकी सूक्ष्म मात्रा क्या है वो भी प्रभावशील है। ये चीज आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स हो सकता है प्रोटीन के बने हो, स्टेरॉइड के बने हो, वो किसी के बने हो सकते हैं। सो हार्मोन्स आपके ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ये भी एमिन के बने हो सकते हैं,
प्रोटीन के बने हो सकते हैं, या आपके स्टेरॉइड के बने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हार्मोन्स के लक्षण भी पता होने जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हार्मोन्स क्या है, लक्ष्य विशिष्ट होते हैं। लक्ष्य विशिष्ट का मतलब हो गया कि ये अपने कार्यस्थल तक जाते हैं, इनके अलग अलग सबके कार्यस्थल होते हैं। ठीक है, उपापचय गतिविधियां हैं, उसकी दर को बढ़ाते भी हैं। उपापचय गतिविधियों की दर को कम और ज्यादा, कम भी करते हैं और अधिक भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। जल में घुलनशील होते हैं, अब क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट वाला, तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। हार्मोन है वो आपके जल में क्या है, घुलनशील है, ये चीज ध्यान रखना। ये रुधिर में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कार्य में आने के बाद ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कार्य में आने के बाद हार्मोन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट और ध्यान रखना इसमें, शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हार्मोन्स का अणुभार एंजाइम के कंपैरिजन में कम होता है, ये ध्यान रखना। अणुभार क्या होगा इनका, कम होता है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, रुधिर में अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं। ठीक है, इनकी कमी से विकार उत्पन्न होते हैं, कमी तथा अधिकता से विकार। ठीक है, तो ये चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछे कि हार्मोन का महत्व क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन शरीर की कोशिकाओं के उपापचय का नियंत्रण, ठीक है, शरीर के जो अंतर वातावरण है उसको समान बनाए रखते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की क्रियाओं में तालमेल बना रखते हैं। ठीक है, शरीर में जो वृद्धि है, विकास है, जनन और लैंगिक लक्षण है, ठीक है, आदि का नियंत्रण भी ये करते हैं। ये बातें हो गई आपकी हार्मोन्स की। अब बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं कौन सी और उनके हार्मोन्स कौन से हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। ठीक है, तो जो मेन मेन है पांच सात, उनको अपने को ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे बात करें तो पहले आपके पास आती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी। फिर आती है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड आती है आपकी। ठीक है, एग्जाम के लिए सबका ध्यान रखना है। फिर आपकी पीनियल ग्रंथि भी आती है एक। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, जिसको अधिवृक्क। ठीक है, पिट्यूटरी हो गई आपकी, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, फिर आपके पास में पीनियल हो गई। ठीक है, थायराइड को आउटो ग्रंथि बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। एडिनल को अधिवृक्क हो गया, फिर आपकी आती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो ये चीज जो मेन मेन ग्रंथियां हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा शरीर में आपके जैसे कुछ अंतःस्रावी ऊतक भी होते हैं, जो एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं, जैसे आपके अग्नाशय हो गया, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई। ठीक है, इनकी वजह से अपन बात करेंगे। तो अंतःस्रावी के अंदर जो आपको मेन मेन ग्रंथियां है, इनका यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली ग्रंथि बात करते हैं अपन, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसको आर्केस्ट्रा का लीडर भी कहते हैं, लीडर ऑफ आर्केस्ट्रा। ठीक है,
ऑर्केस्ट्रा का लीडर, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि मास्टर ग्रंथी किसको कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा का लीडर किसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये क्या है, आपके जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी तंत्र के बीच में संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच संयोजन। ठीक है, क्वेश्चन बने एग्जाम में कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बीच में जो संयोजन वाला कार्य करता है वो करता है आपका कौन सा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्योंकि ये खुद है वो मास्टर, जो आपका ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा कंट्रोल है, और दूसरी तरफ ये दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। सिंपल समझना, पीयूष ग्रंथि है एक तरफ तो जो आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा नियंत्रित है, दूसरी तरफ ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है उनको नियंत्रण करती है। ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं वो शरीर की वृद्धि हो, लैंगिक लक्षण हो, विकास हो, उन सबको क्या करती है, उन ग्रंथियों के द्वारा उनके जो सीक्रेशन है उनको नियंत्रण करती है। इसके लिए वो क्या बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब यहाँ से आपको इसके हार्मोन ध्यान रखने हैं, आपको सिंपल चीजें समझनी है, ज्यादा ऐसे नहीं कि भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, बस सिंपल सिंपल जो मेन मेन चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आपके सी हो सके। देखो, पीट्यूटरी क्या है, दो भागों में बटी होती है, सिंपल समझना। तो इसको जो आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं अग्रपाली। ठीक है, सिंपल समझना, पिट्यूटरी ग्लैंड दो जगह से मिलकर बनती है, दो पार्ट होते हैं, तो एक आगे वाला भाग और एक पीछे वाला। आगे वाला जैसे अग्र भाग हो गया, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस, इस भाग के द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, उनको समझना है कि ये क्या करते हैं, जो और जो ग्रंथियां हैं उनके जो हार्मोन है उनके जो नियंत्रण वगैरह है वो सारी यहीं से होंगे। जैसे यहाँ से हार्मोन आपके नियंत्रण की बात करें, एक तो होता है वर्दी हार्मोन, वर्दी हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, तो ये ध्यान रखना एक तो। दूसरा होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन, या उनको ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, प्रोलेक्टिन जिसको बोलेंगे, प्रोलेक्टिन। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो आपके गर्भावस्था और जो दुख श्रावण के समय सीक्रेट होता है, प्रोलेक्टिन, ये इसको बोलते हैं ल्यूट्रो। ठीक है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। फिर आता है आपके थायराइड प्रेरक हार्मोन, कहने का नाम से पता लग रहा है कि ये थायराइड ग्रंथि है उसकी नियंत्रण करेगा। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंग्लिश में, ये भी ध्यान रखना। चौथा हार्मोन है इसका एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनो, नाम से पता लग रहा है कि ये जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके हार्मोन्स को क्या करेगा, सक्रिय करेगा, उसको उत्पादन और श्रावण उसको नियंत्रित करेगा। एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इंग्लिश में बोलते हैं ACTH। फिर आता है पांचवा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मतलब जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिक, वो जनन ग्रंथियां और जो जनन है गोनाड्स, उनकी वृद्धि और उनको नियंत्रण करता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेंगे, जो जननांग है, ठीक है, जनन ग्रंथियां हैं, जनन लक्षण है, उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। गोनाडोट्रोपिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं GTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, काम ध्यान रखना है जो आपके जननांग वगैरह है उनके लिए। ठीक है, इसमें जैसे फिर आपके गोनाडोट्रोपिक में आते हैं, एक तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एक आता है आपके FSH। ठीक है, पुट्टिको दीपक हार्मोन। ठीक है, पुट्टिको दीपक हार्मोन, या इंग्लिश में बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो मोस्टली, ये ध्यान रखना, जो अंडोत्सर्ग होता है उस टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है। मादाओं के अंदर जो अंडोत्सर्ग होगा
उस समय ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और बाकी जो मेल के अंदर जो वर्सन है उसके अंदर जो ब्लीडिंग सेल होती है वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी प्रेरित करता है। ठीक है। नंबर 6 आता है आपके मिलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन। मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन, इंग्लिश में बोलते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा देखो, एक तो आपके हो गया था वर्दी हार्मोन जिसको बोला सोमेटोट्रोपिक। ये ध्यान रखना, सभी कोशिकाओं और उत्तक है उसकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। फिर आता है आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि के लिए। फिर आता है आपका एडिनोकोर्टिक हार्मोन, जो एडिनल कोर्टेक्स है उसके हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करेगा। प्रोलेक्टिन हो गया, ये आपके जो दूध निर्माण उसके स्रावण वगैरह है उसको नियंत्रित करेगा, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन करेगा। पुटक उत्तेजक हार्मोन है जिसमें आपके FSH और LH हो गया। ठीक है, एक सेकंड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी के अंदर आ गया, और आपके मिलेनोसाइट वाला हो गया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से समझनी है एग्जाम के लिए। ये थे आपके अग्र पिट्यूटरी के, जो मतलब आगे वाला भाग था उसके। उसके बाद में आते हैं आपके अगले हार्मोन है जिसको बोलते हैं अपन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला भाग है, अग्रपाली हो गया। फिर आता है आपका पश्चपाली द्वारा। ठीक है, तो दोनों चीज समझनी है आपको। पश्च भाग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो पिट्यूटरी का पीछे वाला भाग होता है ये भाग खुद हार्मोन नहीं बनाता। सिंपल समझना, यह भाग स्वयं कोई हार्मोन नहीं बनाता। ठीक है, इसके पास में हाइपोथैलेमस के जो केंद्रक है वहां से हार्मोन बनते हैं, और यहाँ सिर्फ ये क्या करता है, संग्रह करता है। स्वयं कोई हार्मोन नहीं बनाता, सिर्फ केवल संग्रहित करता है, तथा जरूरत के समय उनको क्या करता है, निर्मुक्त करता है। निर्मुक्त, ठीक है। यहाँ पे दो हार्मोन होते हैं इसके, एक तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। इसका काम है गर्भाशय की, गर्भाशय पेशियों के संकुचन को उद्दीपित करता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बने कि गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के लिए हार्मोन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, इसको बोलते हैं ADH भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, वृक्क कोशिकाएं हैं उस या नलिकाएं हैं उसमें जल की मात्रा को नियंत्रण करता है। वृक्क नलिकाओं में जल की मात्रा का नियंत्रण। ये हो गया आपका पीट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का हो गया। अब यहां से कमी और अधिकता से कौन सी बीमारियां हो सकती है वो भी ध्यान रखना, कमी और अधिकता से। ठीक है, पहला ध्यान रखना, अगर हार्मोन की, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है अगर वो कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो बीमारी होती है बौनापन। बौनापन जिसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ड्वार्फिज्म क्या है, बौनापन क्या है, तो पीयूष ग्रंथि के कमी के कारण, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की कमी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बीमारी और है यहाँ पे ध्यान रखना, एक्रोमेगली। ठीक है, एक्रोमेगली, या क्वेश्चन आए जाइगेंटिज्म। ठीक है, जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगली। एक दूसरी होती है जाइगेंटिज्म, ये अधिकता से होंगे। ठीक है, सिंपल समझना, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो उससे जो बीमारी होगी वो होती है आपकी कौन सी, बोनापन वाली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर हाई ज्यादा स्रावित हो रहा है तो एक तो होती है एक्रोमेगली, ठीक है, और एक होती है आपकी जाइगेंटिज्म। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
ठीक है। बाकी एक चीज और समझना है यहाँ से, जैसे एक हार्मोन था वेसोप्रेसिन वाला, जो पिट्यूटरी के पीछे वाले भाग से स्रावित हो रहा था। अगर वेसोप्रेसिन की कमी है, ठीक है, तो एक बीमारी होती है उसकी वजह से, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इसकी कमी से होगा, वेसोप्रेसिन की कमी से। वेसोप्रेसिन की कमी से इसमें क्या होगा, मूत्र में जल की मात्रा की वृद्धि। मूत्र में जल की वृद्धि, ये चीज आपको समझनी है, जो सिंपल सी चीज है। तो आपके पिट्यूटरी में ध्यान रखना है, अगर पिट्यूटरी का हार्मोन की कमी है तो बौनापन होगा, अधिकता है तो एक्रोमेगेली भी हो सकता है, और एक दूसरी बीमारी है जाइगेंटिज्म। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और होता है, अगर वेसोप्रेसिन की कमी है, उससे होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि वेसोप्रेसिन का काम है वर्कक नलिका है वहां से जल का अवशोषण करना। अगर वो अवशोषण हो ही नहीं पाएगा, हार्मोन है ही नहीं, तो क्या होगा, जो आपका यूरिन है, मूत्र है, उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। ये हो गया आपकी पिट्यूटरी। दूसरी बात करें अपन थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, हार्मोन की बात करें तो कौन सा होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कहाँ होती है, ये जो ग्रसनी है, ग्रसनी भाग से आउटग्रोथ होती है उसके रूप में। ठीक है, एक हल्की सी वहां से एक उसका उभार रहता है, उसके रूप में होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज और लिख लेना, जैसे आपकी जो पिट्यूटरी थी, पिट्यूटरी में जो उसकी लोकेशन है, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, किससे ये जुड़ी होती है, तो ये चीज भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें लोकेशन, हार्मोन, सारी चीजें वहां से पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो थायराइड की बात करें तो थायराइड थी आपकी ग्रसनी बार के आउटग्रोथ के रूप में, और पिट्यूटरी का यहाँ पे लिख देते हैं साथ में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करें, ये आपकी लोकेटेड रहती है, जो स्पिनोइड अस्थि होती है, स्पिनोइड अस्थि की सेल्ला टर्सिका गुहा में। सेल्ला टर्सिका गुहा में, ये चीज ध्यान रखना कहाँ पे है, स्पिनोइड अस्थि की सेल्ला टर्सिका गुहा में। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है बन जाए आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वापिस चलते हैं अपने पिट्यूटरी ग्रंथि के पास, सॉरी थायराइड के पास। तो थायराइड आपको सिंपल ध्यान रखना है, ये एक तो क्या होती है, द्विपाली होती है, बाइलोब्ड होती है, दो पालियां होती है, द्विपाली ग्रंथि। ठीक है, तो ग्रसनी भाग से आउटग्रोथ के रूप में, जहां से आप ये कह सकते हो कि सिंपल जो आपके ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दोनों तरफ, ट्रेकिया के दोनों तरफ। हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिंपल समझना है, इसके द्वारा जो हार्मोन होता है वो कौन सा आपका थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन के काम की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में, हिंदी थोड़ी मेरी लिखने में थोड़ी वीक है, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, बाकी ये आधारी उपापचयी दर, जिसको अपन बीएमआर बोलते हैं, उसको बढ़ाता है, आधारी उपापचयी दर को बढ़ाना। ठीक है, और मेन जो काम है इसका, वो आपके जो आयोडीन वाला है, थायरोक्सिन वाला है, उसका आपको ध्यान रखना है, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उपापचयी प्रभाव एक तो इसका प्रजनन क्रिया पर हो सकता है, तंत्रिका तंत्र पर हो सकता है, वृद्धि पर है, निर्मोचन पर है, जो जीवों में निर्मोचन है उस पे। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की कमी से कुछ जीवों के अंदर उपापचय गतिविधियां हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, बाकी तंत्रिका तंत्र आपके नींद पर भी इसका प्रभाव होता है, प्रजनन क्रिया पर भी है, जननांगों पर भी है, कायांतरण पर भी है। ठीक है, तो मेन आपको ध्यान रखना है इसका हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। सिंपल इस चीज को समझना है, जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
हर ग्रंथि का आपको एक तो उसकी संरचना का थोड़ा पता हो कि कहाँ पे वो स्थित है, उसके द्वारा मेन हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो थायरोक्सिन, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है एंडोक्राइन, सबसे बड़ी, ठीक है, और उपापचय दर को नियंत्रित करती है। ये चीज आपको समझनी है यहाँ से एग्जाम के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी भी तो कमी हो सकती है, तो कमी और अधिकता, ठीक है। तो कमी से ध्यान रखना है, एक तो होता है जड़ मानवता, जड़ मानवता जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ये होगा आपकी थायरोक्सिन की कमी से, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जड़ मानवता। एक होता है मिक्सीडिया या मिक्सीडेमा, मिक्सीडेमा, ठीक है। एक होता है आपके जो गोंगा होता है जिसको गलगंड बोलते हैं, ठीक है, गेंगा या गलगंड रोग, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के क्या होगा, जो वो साइज में क्या फूलकर बड़ी हो जाती है। सिंपल समझो, अगर आपके पास खाना है और उस खाने में आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी तो है, तो थायराइड क्या करेगी, थायरोक्सिन बन नहीं पाएगा, तो क्या करेगी, ब्लड के अंदर जो आयोडीन और थायरोक्सिन की कमी के कारण जो टीएसएच का स्त्राव है वो बढ़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, उसकी साइज में थोड़ा लार्जमेंट देखने को मिलता है। एक होता है आपका हास्मेटो रोग, हास्मेटो का रोग। इसमें क्या होता है कि जैसे थायराइड ग्रंथि का सीक्रेशन, जो श्रावण है, बहुत कम होता है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी उपचार के लिए अगर आप कोई भी दवाई दोगे, ठीक है, तो शरीर में क्या होगा, उन दवाइयों के लिए जो टॉक्सिन्स वगैरह है उसका रिलीज होता है, ठीक है। तो उन पदार्थों को नष्ट करके एंटीविस बनाने लग जाती है, ठीक है। तो एक तरीके क्या है, एंटीविनम, सॉरी, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, जिसको थायराइड का सुसाइड भी बोलते हैं, ठीक है, थायराइड का सुसाइड, ठीक है। फिर आती है आपकी, अगर अधिकता से कौन सी होगी, तो अधिकता में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अधिकता से होगी आपके, जिसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज, जिसको बोलते हैं लूमर के रोग, इसको बोलते हैं दूसरा नाम एक्जोप्थेलेमिक गोइटर, एक्जोप्थेलेमिक गोइटर, ठीक है। तो कमी से हो गई, और अधिकता से ग्रेव डिजीज बोलो या प्लूमर की बीमारी बोलो, या फिर आपकी उसको एक्जोप्थेलेमिक गोइटर बोलो। तीसरी ध्यान रखना, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की जो सतह है वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, थायराइड की सतह पर, ठीक है। हार्मोन की बात करें तो इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं पेराथॉर्मोन। हार्मोन कौन सा है, पेराथॉर्मोन, पेराथॉर्मोन, ये चीज समझना, ठीक है। थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन, और यहाँ पैराथायराइड के द्वारा पैराथॉर्मोन। ये क्या करता है कि जो आपके वर्तक नलिका है उनमें पुनः अवशोषण की क्रिया में वृद्धि करके जो कैल्शियम का अवशोषण है उसमें वृद्धि करता है, ठीक है। तो कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि। अभी एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको अच्छे से लिखना समझ के। देखो, जैसे एक आपकी थायराइड थी, थायराइड में एक हार्मोन और स्रावित होता है, कैल्सीटोनिन। कहाँ से होगा, ये भी थायराइड के द्वारा, ठीक है। ये किसके विपरीत काम करता है, विपरीत करेगा किसके, पैराथॉर्मोन के। तो कहने का मतलब ये है कि पैराथॉर्मोन और आपका कैल्सिटोनिन एक दूसरे के विपरीत है। जैसे पैराथॉर्मोन का काम है कैल्शियम अवशोषण में वृद्धि, लेकिन उसका क्या करेगा, कैल्सिटोनिन उसको कम करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमी और अधिकता से बात करें पैराथॉर्मोन की, तो कमी से तो होता है आपके यहाँ पे टिटेनी रोग, टिटेनी रोग, ठीक है। और अधिकता से, ठीक है, तो अधिकता से ध्यान रखना, जो आपके अस्थियां हैं अगर उससे कैल्शियम निर्मुक्त होकर ब्लड में बहने लगेगा तो उससे क्या होगा, जैसे आपकी पेशियों का आकार है वो बदलना, ठीक है। तो ये चीज जो सिंपल लैंग्वेज में बोले थे इसको, उसकी जो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखे तो उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस। मतलब ये है कि जो आपकी हड्डियां हैं वो गलकर कमजोर हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, आपके ओस्टियोपोरोसिस।
तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाला कैल्सिटोनिन है वो पैराथॉर्मोन के विपरीत कार्य करेगा। ठीक है। जैसे ब्लड में आपके कैल्शियम की वृद्धि होगी पैराथॉर्मोन के द्वारा, तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम को कम कर देगा। ये चीज आपको सिंपल यहाँ से समझनी है। चौथी ग्रंथि की बात करें, अधिवृक्क, जिसको बोलते हैं एडिनल। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वृक्क के ऊपर की ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं अधिवृक्क। इस ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। जीवन की बुद्धिमत्ता। अब इस ग्रंथि के क्या दो भाग होते हैं, एक तो होता है वलकुट भाग और दूसरा भाग होता है मेडुला भाग। ठीक है, मध्यांश बोलते हैं। दोनों चीज आपको समझनी है, एक तो है वृक्क भाग, सॉरी वलकुट भाग, दूसरा है मेडुला भाग। ठीक है। तो वलकुट वाले भाग के हार्मोन्स की बात करें, क्योंकि आपको सिंपल एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, तो एल्डोस्टेरोन होगा एक तो, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, और जो आपके गोनाडोकोर्टिकोइड है जैसे आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे एड्रिनल कोर्टेक्स की बात करें तो वहां से आपको एल्डोस्टेरोन हो गया। ठीक है। उसके बाद में कोर्टिसोल हो गया, और उसके बाद में जैसे एड्रिनल कोर्टेक्स है वो मेल और फीमेल के जो लिंग हार्मोन है उनका श्रवण भी करता है। जैसे आपके नर हार्मोन की बात करें तो एंड्रोजन हो गया। ठीक है। मादा में जैसे एस्ट्रोजन हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मध्यांश वाले भाग के हार्मोन की बात करें, ठीक है, मध्यांश से होते हैं आपके, एक तो होता है एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका नोर एड्रिनलिन। ठीक है। एड्रिनलिन के कार्य की बात करें, एड्रिनल ग्रंथि वाले हार्मोन की, तो एक तो परिसंचरण पर प्रभाव। ठीक है। जैसे आपकी जो हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट का फोर्स है, उसमें वृद्धि करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। श्वसन पर, ठीक है, बाकी यकृत पर, ब्लड पर भी करता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके जो हार्मोन्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, करो और मरो हार्मोन भी बोलते हैं। किसके, एड्रिनल ग्रंथि वाले हार्मोन्स को। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं इनको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन का मतलब ये है कि जो भी डर की कंडीशन होती है जब भी आपके सामने, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये रिलीज होगा, उस टाइम पे आपको अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जैसे कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई कंडीशन ऐसी हो गई जो फियर वाली है, तो उस कंडीशन के अंदर हार्मोन जो आएगा आपके पास, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लड़ो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं। लड़ो, ठीक है, एक सेकेंड, इंग्लिश में इसको डू और डाई। ठीक है। जैसे मरो या मारो, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, तो इसको बोलते हैं कि आपके आपातकालीन हार्मोन। ये भी चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन सबका आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कमी और अधिकता की बात करें, ठीक है, कमी या अधिकता की बात करें तो एक बीमारी होती है एडिशन का रोग। ये होगा जब आपके एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन कम स्रावित होंगे, तो उसको बोलते हैं एडिशन का रोग। ये होता है कमी से। एक होता है आपके कुशिंग का रोग। कुशिंग का रोग ये होता है आपके एड्रिनल जो हार्मोन है उसकी अधिकता से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और ध्यान रखना, एक बीमारी होती है फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है। ये जो मध्यांश वाला भाग है उसकी वजह से उसमें ट्यूमर होती है, जो मध्यांश में ट्यूमर से। ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी कौन सी, एड्रिनल मेडुला,
कोर्टेक्स की हो गई, मेडुला की हो गई। ठीक है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई। ठीक है, इनके बाद में जो और आपके पास ग्रंथि बचती है, आगे ध्यान रखना, जो अगली ग्रंथि है वो है आपकी पीनियल काय बोलते हैं या पीनियल बॉडी बोलते हैं इसको। इसके द्वारा हार्मोन होता है वो आपका मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन का आपको ध्यान रखना, जो आपके शरीर में जैविक घड़ी होती है। जैविक घड़ी का मतलब ये है कि जो आपके शरीर की जो डेली की आपकी जो लाइफ साइकिल है, रूटीन है, उसको जो कंट्रोल की बात करें तो वो होती है आपके मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा। तो अगर आपके क्वेश्चन बने कि आपके जो दैनिक दिनचर्या है, जो आपके दैनिक आचरण है, उसके लिए जो ग्रंथि है वो कौन सी आपकी पीनियल बॉडी या पीनियल इसको काय बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से हार्मोन मेलेटोनिन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। फिर आती है आपकी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस का भी ध्यान रखना है। थाइमस से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से होता है थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो मोस्टली अगर अपन बात करें इसके काम की, ठीक है, थाइमोसिन की, थाइमोसिन आप में जो शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे ध्यान रखना। जैसे ही थाइमस ग्रंथि विकसित होगी तो जो लिम्फोसाइट कोशिका है, ठीक है, उसमें जो वृद्धि है वो इसी के द्वारा होती है। तो इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें सहायक है। ठीक है, जननांगों के परिपक्वन में भी सहायक है, जननांगों के परिपक्वन में। ठीक है, सिंपल भाषा में अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, थाइमस का आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो थाइमस आपकी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ उसकी साइज है वो आकार में छोटी होती जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी प्रतिरक्षा तंत्र है वो आपका थोड़ा कम काम करने लगता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अपन और बात करें यहाँ पे ग्रंथियों की, तो जैसे आपके फिर आपके जो पेनक्रियाज अग्नाशय, वहां से भी हार्मोन होते हैं आपके, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय में भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। अग्नाशय में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो होती है इसमें एल्फा सेल, एल्फा कोशिकाएं। तो एल्फा कोशिकाओं से हार्मोन स्रावित होता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। एक होती है आपकी बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, वहां से होता है इंसुलिन। ठीक है, सिंपल सिंपल आपको समझना है, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, फिर आपके डेल्टा कोशिकाएं होती है तो उनके द्वारा भी जो आपके सोमेटो स्टेटिन हार्मोन है उनका सिक्रेशन होता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके अल्फा बीटा और जो डेल्टा सेल है वहां से बनते हैं। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा कोशिकाएं, तो वहां से हार्मोन होता है आपका सोमेटोस्टेटिन। ये वृद्धि जो ग्रोथ हार्मोन है उनको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, सोमेटोस्टेटिन। सिंपल समझना, इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन है उन दोनों के सराउंड को रोकता है कौन, आपका सोमेटोस्टेटिन। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इन दोनों का काम है जो आपके ग्लूकोज वगैरह है उनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है ग्रंथि का नाम प्लस उसके द्वारा साबित होने वाले हार्मोन। वर्षण से बात करें, टेस्टिस, ठीक है, इनके अंदर जो अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, अंतराली कोशिकाएं या जिसको बोलते हैं लेडिंग सेल। ठीक है, ये कोशिका ही अंतःस्रावण का कार्य करती है। ठीक है, जहां से आपके हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्षण की बात करें तो वर्षण के अंदर जो अंतराली कोशिकाएं हैं, लीडिंग सेल्स हैं, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन और बाकी जो आपके एंड्रोजेनिक हार्मोन है,
उनका सीक्रेशन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये क्या करता है, सहायक जो लैंगिक अंग है, सहायक लैंगिक अंगों का विकास। ठीक है, या बोले कि जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, जैसे शरीर पर बाल, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, ये सारे के सारे आपके टेस्टोस्टेरोन जो नर हार्मोन्स है उनके द्वारा। बाकी फिर आपके जो एंड्रोस्टेरोन है, ठीक है, एंड्रोजेनिक एंड्रोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टिस में आपको टेस्टोस्टेरोन का ध्यान रखना है। ओवरी की बात करें, अंडाशय की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जो मादा लैंगिक हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ से सीक्रेट होते हैं। जैसे एक तो होता है आपका पुट्टिक हार्मोन, पुट्टक हार्मोन बोलो या फोलिकुलर हार्मोन, फोलिकुलर हार्मोन। ठीक है, जैसे एस्ट्रॉन हो गया, ठीक है, एस्ट्राडायल हो गया, एस्ट्राडायोल। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ठीक है, तो एस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ये सारे के सारे कहाँ से रिलीज होंगे, आपके ओवरी के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेन मेन जो क्वेश्चन बनने की चीजें हैं उन सबको यहाँ से कोशिश की है। एक चीज और लिख लेना, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्लेसेंटा के हार्मोन। ठीक है, तो प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ से काफी सारे जो हार्मोन से जहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो एच सी जी आपको ध्यान रखना है, एच सी एस हो गया। ठीक है, फिर आपका रिलैक्सिन भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए। तो एस सी जी, एस सी एच और एक एच पी एल भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ध्यान रखना आपको। अब देखो, मैं अगर रिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पे एक बार वापस आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ, ताकि थोड़ा एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट वापस याद हो जाए। ठीक है, देखो थायराइड की बात की थी तो थायराइड के द्वारा आपके पास दो भाग थे, एक आगे का भाग और एक पीछे का, जिसको अग्रपाली बोला था। तो अग्रपाली से एक तो आपका देखो था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो थायराइड के हार्मोन है उनको सीक्रेट करवाने के लिए, एड्रिनल को सीक्रेट करवाने के लिए आपकी वर्दी हार्मोन थे, सोमेटोट्रोपिन। फिर आपके प्रोलेक्टिन था जो दुग्ध निर्माण के लिए, यहाँ पे लिख लेना प्रोलेक्टिन, दुग्ध निर्माण प्रक्रिया को प्रेरण। ठीक है, वर्दी हार्मोन थे जो वर्दी को उत्प्रेरित कर रहे थे। फिर आपके जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन थे जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फिर आपके एक भाग था पीछे का भाग जिसको अपन ने न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च भाग बोला था, ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय पेशियों में संकुचन के लिए, गर्भाशय पेशियों में संकुचन के लिए ये जिम्मेदार था। ठीक है, दुग्ध निष्कासन में भी। एक आपका वेसोप्रेसिन था। ठीक है, वेसोप्रेसिन में अपन ने लिखा था वर्कक नलिकाओं में जल अवशोषण के लिए। फिर आपका थायराइड था जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में आपके जो उपापचय है उसके लिए। ठीक है, थायरोक्सिन के साथ साथ एक कैल्सिटोनिन भी था, तो ध्यान रखना कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से हार्मोन है जो एक दूसरे के विपरीत है। तो कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्रंथि से आ रहा था वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा, पैराथॉर्मोन है वो आपके रुधिर में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि थी तो उसके द्वारा एक तो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल था। ठीक है, फिर आपके जो स्टीरॉयड हार्मोन थे लैंगिक वाले जो जननांगों के विकास के लिए। फिर एड्रिनल का मध्यांश भाग था जहां से आपके एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। थाइमस का ध्यान रखना, जो थाइमोसिन हार्मोन अपन ने बताया था,
सिंपल रखना। जो शरीर में टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए और प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, अग्नाशय से इंसुलिन, ग्लूकागोन हार्मोन बात कर लिया अपन ने। ठीक है, टेस्टिस से आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन। बाकी ओवरी से आपके एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो स्टीरॉयड हार्मोन है महिलाओं में द्वितीय गौण लक्षणों के लिए। ठीक है, बाकी आपके जो प्लेसेंटा थे उसके हार्मोन भी अपन ने डिस्कस कर लिए। इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली। तो संभवतः अपन ने यहाँ पे जितनी चीजें थी अंतःस्रावी तंत्र की, उन सबको कवर करने की कोशिश किया। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे श्वसन वाली चीजें, श्वसन तंत्र। तो संभवतः आप प्लेलिस्ट में जाना, ये पहले वाली वीडियो जरूर देखना। संभवतः आपको यहाँ से सहायता मिलेगी एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।